सर सुनाई नहीं दे रहा है। हम लोग इंथाल्पी की बात कर रहे थे। हाँ, शुरू कर दिए थे ना। तो ये एक बार रिकॉल करा रहे हैं आपको। आप लोग पढ़ करता आए होंगे ही, इसलिए रिकॉल थोड़ा करा दे रहे हैं। अगर दोनों प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल होगा तो बोले थे ये फॉर्मूला लगाने के लिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। अगर दोनों वेरिएबल होगा तो, अगर प्रेशर वेरिएबल होगा, प्रेशर मान लो कि कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, प्रेशर को बाहर निकाल लेंगे यहां से। अगर तीसरा बताया गया था वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा पी या P2 माइनस P1, यही बताया गया था। अगर गैसियस फेज रिएक्शंस है तो उसके लिए बताया गया था कि ये फॉर्मूला, ये बताया गया था, यही 4 फॉर्मूला बताया गया था पिछले क्लास में। चलो, और बोले थे कि हम क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन लिखें। लिखिए क्वेश्चंस। फॉर द कम्बशन ऑफ बेंजोइक एसिड, combustion of benzoic acid, for the combustion of benzoic acid, और बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे। क्या होता है, C6H5COOH। फॉर द कम्बशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ब्रैकेट में लिख लीजिए, एट 300 Kelvin and 1 atm pressure, full stop, heat released is 300 kilojoule. Heat released is 300 kilojoule. Full stop. Calculate the heat released at constant volume. Calculate the heat released at constant volume. Heat released at constant volume for the combustion of benzoic acid. For the combustions of benzoic acid. For the combustions of benzoic acid. कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड लिख लिया क्वेश्चंस ना। चलो, सबसे पहले आपको ना कंबशन का रिएक्शन लिखने आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं हेल्प कर देता हूँ आपको कि C6, ये एक्चुअली सॉलिड होता है बेंजोइक एसिड। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का, एक्चुअली इट इज एन हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन ओनली होना।
बट इसमें ऑक्सीजन भी है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर आप कंबशंस कराते हो तो हमेशा क्या होता है, CO2 गैस निकलता है और प्लस वाटर। अब ये ध्यान रखना, ये वाटर का फेज लिक्विड होगा या गैस होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता करने के लिए क्वेश्चंस में कुछ टेम्परेचर देखो दिया होगा, टेम्परेचर देखो 300 केल्विन दिया हुआ है। अगर क्वेश्चंस में कुछ भी टेम्परेचर अगर नहीं दिया रहा तो हम लोग नॉर्मल कंडीशंस मानते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सी, और नॉर्मल कंडीशन पर वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अगर क्वेश्चंस में कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है 300 केल्विन, 300 केल्विन पर क्या है इसका बताओ, स्टेट बताओ, लिक्विड ही होगा ना, मतलब मींस ये हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री एबव 100 डिग्री सी के बाद क्या होता है, ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 300 केल्विन दिया हुआ है तो ये क्या मतलब कौन सा फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ये समझ में आ गया ना? इंक दे दीजिएगा, इंक ये लिक्विड फॉर्म में होगा। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर आपका यहां लिख देता हूं, टेम्परेचर लेस देन 373 केल्विन है, समझे ना? 100 डिग्री मतलब क्या, 273 ऐड करोगे तो 373 हो जाएगा ना। अगर 373 से ज्यादा होता तो हम इसको क्या, कौन सा फॉर्म लेते हैं, गैस फॉर्म। 373 से कम है, 300 है, तो इसको कौन सा फॉर्म लेंगे, लिक्विड फॉर्म। तो ये चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चंस में अगर नहीं कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग रूम टेम्परेचर मान लेते हैं, दैट इज कितना होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 मतलब कितना 298। तो एक चीज तो डिसाइड हो गया। अब रिएक्शंस को बैलेंस करना है, रिएक्शंस को बैलेंस करो। तो कैसे बैलेंस करते हैं समझ लो। देखो यहाँ पर कार्बन, देखो कार्बन 6, तो यहाँ पर 6 कार्बन, फिर उसके बाद देखो, अच्छा 7 यहाँ पर, हाँ 7, बिल्कुल सही 7। देखो फिर उसके बाद देखो यहाँ 7 कार्बन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जॉब है आपका क्या करना बताओ, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर, हाइड्रोजन कितना है 6, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 3। अब प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन देख लो कितना है बताओ, 14 और 3 17 है। 17 में देखो 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो कितना हो गया 15 होना चाहिए, 15 यहाँ से आना चाहिए। तो 15 आने के लिए 15/2 करूंगा यहाँ पर। रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे समझ में आ गया। पहले कार्बन बैलेंस किए, फिर हाइड्रोजन बैलेंस किए, और फिर प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन देख लिए, उसी अकॉर्डिंग हम रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए। चलो तो अब क्वेश्चंस बनाओ, इतना तो हेल्प कर दिया मैं। इसके लिए सबसे पहले आप डेल्टा एनजी निकाल ले, डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी कितना आएगा, देखो प्रोडक्ट साइड देख लो यहाँ पर 7 माइनस ये 15/2, 15/2 कितना जाएगा बताओ, -½ आ जाएगा डेल्टा एनजी। गैसियस रिएक्शन है तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला यूज करेंगे। अच्छा क्वेश्चंस में कौन सा डाटा दिया हुआ, क्या पूछा है क्वेश्चंस में, ये बताओ, क्वेश्चन को पढ़कर बताओ क्या चीज पूछा गया है। हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज डेल्टा यू। हीट एक्सचेंज बताया था ना, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट वन इज इक्वल टू डेल्टा यू। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, क्या डेल्टा पी दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया हुआ है,
क्योंकि हमको पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस मेनली कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर जनरली होता है। तो क्वेश्चंस में बोल रहा है कि ये जब रिएक्शंस हुआ ना तो इतना हीट रिलीज हुआ, मतलब इनडायरेक्टली वो क्या चीज देने का कोशिश कर रहा है बताओ, डेल्टा एच, डेल्टा एच देने की कोशिश कर रहा है। और आपसे डेल्टा यू पूछा है, ये पूछा है डेल्टा यू कितना है, रिलीज हो रहा है, तो माइनस ऑफ कितना रिलीज हो रहा है, 300 किलो जूल। चलो अब डेल्टा यू निकाले, आप यूनिट का ध्यान रखें। चलो हेल्प कर देता हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच वैल्यू दे दिया है माइनस 300 किलो जूल है, तो इसको हम जूल में बदल लेते हैं। तो क्या करूंगा, 10⁻³ जूल हो गया। हर एक को अब जूल में ही रखना है आपको। देखो ये चीज तो निकालना है आपको, प्लस डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना आया देखो वहां पर -12। आर का वैल्यू, आर का वैल्यू आप जूल फॉर्म में ले, जूल फॉर्म में कितना होता है बताओ, 8.314, 8.3। तो कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 25/3 ले लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन इजी होगा इससे, क्योंकि टेम्परेचर हमको पता है कि 300 है। अगर 25/3 रखेंगे तो तुरंत कैंसल्स होगा वो, ये 25/3 8 पॉइंट समथिंग होता है ना। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप ध्यान रखिएगा 8.314 नहीं रखना है, 25/3 रखना है। और इनटू कितना है बताओ, 300। ये जूल में आ गया, देखो जूल में ये भी जूल में है, ये भी जूल में है, तो डेल्टा यू भी जूल में ही आएगा। तो देखो बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। ये माइनस ऑफ 25 125 माइनस, तो इधर आएगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा ये। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये माइनस +1250। बताओ कितना आ रहा है, ये इसमें सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस ऑफ क्या आएगा, 0.57298750, इतना जूल आ गया। अगर किलो जूल में पूछता तो क्या होते हैं, यहाँ पर पॉइंट रख देते हैं, 298.75 किलो जूल माइनस ऑफ डेल्टा यू का वैल्यू, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन लिखे। लिखिए क्वेश्चंस। व्हाट इज डेल्टा ई, व्हाट इज डेल्टा ई, ई कॉमा when 2 mole of liquid water, 2 mole of liquid water vaporize at 100 degree C, vaporize at 100 degree C Celsius, full stop. The heat of vaporization ब्रैकेट में डेल्टा एच वेपोराइजेशन लिख लीजिएगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ब्रैकेट में डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 40.66 किलो जूल पर मोल,
पर मोल। चलो बनाए। जीरो। देखो कैसे कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन को, समझे इसको। पहले सबसे पहले रिएक्शन लिखे, रिएक्शन इसी तरह लिखोगे आप। ऐसा ही होगा ना। इस रिएक्शंस के लिए, रिएक्शंस बैलेंस्ड है, इस रिएक्शंस के लिए क्वेश्चन ने बोल दिया है, आपको पता है कि फेज, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये कोई भी रिएक्शन जो होता है कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर होता है। टेम्परेचर क्वेश्चन में दे दिया है कितना, 373। ऐसा ही है ना कुछ। 100 डिग्री सी मतलब 373। इसका इस रिएक्शंस का डेल्टा एच वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन दे दिया कितना, 40 किलो जूल पर मोल। देखो डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या होता है, एक मोल लिक्विड, एक मोल वाटर लिक्विड, एक मोल वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसमें जो हीट एक्सचेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच वेपोराइजेशन। डेल्टा एच क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन हमको पता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर यूज होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर, इसलिए इसको डेल्टा एच लिखते हैं। समझ रहे हो, या इसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। चलो तो ये चीज दिया हुआ है, तो एक मोल, इसका मतलब होता है एक मोल लिक्विड एक मोल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए डेल्टा एच वेपोराइजेशन दिया हुआ है, इसके लिए डेल्टा एन जी निकालेंगे तो क्या, पहले आप एक मोल के लिए निकाले, पहले इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग निकाले, और लास्ट में 2 मोल के लिए निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा एन जी कितना होगा बताओ, 1 होगा ना, ये 1, ये तो 0 है। गैस को हम लोग, जी मतलब क्या, गैस लेना है ना। तो चलो क्या होगा, देखो डेल्टा यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू तो, डेल्टा एच तो क्वेश्चन में दे दिया है कितना, 40.66 किलो जूल में रखते हैं। चलो इसको डेल्टा यू निकालना है ना, प्लस डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 है। टेम्परेचर ये क्या चीज में है, किलो जूल में, तो 25/3 रखते हैं, कुछ हेल्प मिलेगा। देखो 25/3 किलो जूल में है, इंटू टेम्परेचर 373 है, 373 है, तो ये तो जूल में आया ना, ये जूल में आया, ये जूल में आएगा, किलो जूल में कैसे बदलेंगे, अब ये किलो जूल में हो गया। चलो कैलकुलेट करके बताओ कि डेल्टा डेल्टा यू कितना आ रहा है। So 74.118 किलो जूल। डेल्टा यू 74, हाँ सर, डेल्टा यू 74.118 किलो जूल सर। फाइनल डेल्टा यू तो बता रहा है,
हाँ सर। हाँ फाइनल बिल्कुल सही है। तो इसको कैलकुलेट कर लो पहले, ये कितना आएगा, 1 6 4 124 अप्रॉक्स मान लेते हैं, और समथिंग आएगा, बट 124 मान रहे हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। और तो इसको बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 25 × 124। देखो कैलकुलेशंस करना पड़ेगा इसमें आपको, इसी तरह कैलकुलेशन आपको एग्जाम में भी आएगा। वन 24 × 25 कितना आएगा, 3000। और ये अच्छा टोटल 3000 आएगा। चलो ये 3000 आ गया, और ये रुक जाओ, और ये 10⁻³ है। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना ये। सर 3100 होगा। 3100 होगा। 31 00। 3100। तो ये क्या है, यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर ये 0.1 यहाँ लगा देगा। तो डेल्टा यू डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 40.66 माइनस 3.1 हो जाएगा। इसमें माइनस कर दो, कितना आएगा, ये इसमें माइनस होगा तो 6 और ये सर 37.56। 5 6 इतना किलो जूल। अब ये डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू 1 मोल के लिए है, बट अगर 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 आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 मोल के लिए निकालो, तो हम लोग निकाल सकते हैं डेल्टा यू फॉर 2 मोल, 2 मोल ऑफ H2O लिक्विड, 37.56 इंटू 2 कर देना, इतना किलो जूल हो रहा है। ये पर मोल आया है, 1 मोल के लिए आया है। कितना जाएगा, 70, 12 10 11 70, इतना किलो जूल आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 75.12। एक और क्वेश्चन लिखो, समझ गए ना ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द इंथाल्पी चेंज फॉर द रिएक्शंस, enthalpy change for the reactions of enthalpy change for the reactions of enthalpy change for the reactions of 50 ml of 50 ml of ethylene 50 ml of ethylene with 50 ml of hydrogen at 1.5 at 1.5 atm pressure is 0.3 किलोजूल। कैलकुलेट डेल्टा यू, कैलकुलेट डेल्टा यू, कैलकुलेट डेल्टा यू। पहले सबसे पहले आप रिएक्शन लिखें,
तो रिएक्शंस लिखे सबसे पहले आप। अच्छा, जो फॉर्मूला लिखाए थे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इतना सारा फॉर्मूला है, कौन सा लगाएंगे? क्वेश्चन पढ़कर कुछ समझ में आ रहा है? क्या चीज कांस्टेंट है क्वेश्चंस में? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है क्वेश्चंस में। अब ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्मूला लगते रहेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो सब हम 4-5 फॉर्मूला लिखाएं किस लिए? सर डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा बी। डेल्टा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। हाँ सर। तो थोड़ा सा इसमें मोल कंसेप्ट का भी यूज होगा। बिना मोल कंसेप्ट का यूज किए हुए आप बना ही नहीं सकते हैं डेल्टा वी निकालने के लिए। फाइनल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? अच्छा 100 ml। वाह। इनिशियल वॉल्यूम भी 100। तो वॉल्यूम ही 0 हो गया, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। इनिशियल वॉल्यूम इज 100, 50 ml इथाइलिन है, 50 ml हाइड्रोजन है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? अगर रिएक्शंस कराओगे तो दोनों में से पूरा 100% रिएक्शंस का क्या बोलना चाह रहे हैं समझें। देखो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। इथाइलिन का आपको फॉर्मूला पता होगा। सर -302 जूल। -302। हाँ सर, जूल में यूनिट। हाँ जूल में बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है। किलो जूल में -0.302 जूल में सही बोल रहे हो। देखो ऐसा रिएक्शन होगा ना, ऐसा ही रिएक्शन क्या हुआ? ये रिएक्शन इसी तरह होगा। ये इथाइलिन का फॉर्मूला है। इथाइलिन एक होता है एसिटिलीन और एक होता है इथाइलिन। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2 इथाइलिन, और एसिटिलीन का क्या होता है C2H2। C2H2 ये सब याद करना पड़ेगा आपको। इथाइलिन का फॉर्मूला C2H4 होता है, एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 होता है। चलो ये रिएक्शंस है। तो इनिशियली दिया हुआ ये 50 ml है और ये भी आपका 50 ml है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाल रहे हैं। रिएक्शंस बैलेंस्ड है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे? 50 अपॉन इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। 50 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब ये रिएक्शन 100% कंप्लीट होगा। तो क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। किसी से निकालना 50 मोल से ये भी कितना बनेगा? 50 ml बनेगा। तो देखो ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है। तो पहले डेल्टा वी निकाल लो। डेल्टा वी क्या? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम तो 50 है और इनिशियल वॉल्यूम 100 है। ये कितना आ गया? -50 ml आ गया। तो अब फॉर्मूला लगाओ। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्रेशर कांस्टेंट है डेल्टा वी। तो डेल्टा क्वेश्चंस में क्या चीज दिया हुआ है? ये क्या चीज है? डेल्टा एच ही है।
ये क्वेश्चंस में डेल्टा एच ही है ना, तो डेल्टा एच है दैट इज 0 पॉइंट माइनस 0.3। डेल्टा यू निकालना है। प्रेशर, प्रेशर का वैल्यू कितना दिया हुआ देखो, 1.5 एटीएम, 1.5 एटीएम। डेल्टा वी का वैल्यू कितना दिया हुआ देखो, -50 ml। ml है तो इसको लीटर में बदल लिए, लीटर में बदल दिए। ये क्या आ गया देखो, एटीएम लीटर आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको जूल में रखना पड़ेगा, किलो जूल में रखना पड़ेगा, ये किलो जूल में। तो किलो जूल में कैसे बदलते हैं, 101.3। कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप 100 भी ले सकते हो, हाँ 102 भी ले सकते हैं। तो यहाँ अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो 101.3 लोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। चलो, तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली लेकर कर दे रहा हूँ 101.3। ये क्या चीज में आया बताओ, जूल में। किलो जूल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब बताओ ये कितना आ रहा है, कैलकुलेशन तो ये वाला पूरा डेल्टा यू, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, यहाँ पर ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं, -0.3 दैट वन इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये पॉइंट, ये 75 हो जाएगा, 7.5 इंटू 10, इसको 102 ही कर दो सही में, 102 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये 3 और ये 3 -6, ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर सर वो 75 के आगे एक माइनस होगा। 75, हाँ यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, बिल्कुल। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 10 7650, ये 7650 और एक पॉइंट भी है ना, तो इसको ये पॉइंट से इसको ऐसे कर देता हूँ, इंटू 10⁻⁻6। तो डेल्टा यू अगर निकालना है, तो डेल्टा यू निकालना है तो क्या है, तो ये तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, -0.3। इसको अगर पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कर लीजिए, 0.3 तो इधर 0.0000765 -0.3, इतना ही आ जाएगा डेल्टा यू। इसको और कैलकुलेट कर लो, ये इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसमें माइनस करोगे ना 0. अच्छा ऐसा कुछ आएगा, ये माइनस कर सकते हो ना, यहाँ पर ये 0.3 यहाँ पर माइनस होगा, 0.29235 29235 35 इतना किलो जूल ये। सर हाँ सर एक जीरो पे कहा, सर वो -50 था वहां पे सर। अच्छा, ये -50 था, हाँ एक जीरो तो यहाँ पर सही में गायब हो रहा है, 75 हुआ ना, ये 7.5, और 75 होगा। हाँ ये 75 हो, 765। सर नीचे के लाइन में एक zero। अब हो गया ना, तो देखो ये मेरा काम आपको यहीं तक खत्म हो जाता है, ये सब उसके बाद आपका काम है। उसके बाद आगे बढ़े, लिखें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस।
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है बताओ? हम्म जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करता हो। तो देखो यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा सा मतलब अलग होगा। थर्मोडायनामिक्स में इसको समझने की कोशिश करो। पहले एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको। देखो एक सिचुएशन है, मान लो कि ये पिस्टन सिलेंडर है। ये पिस्टन सिलेंडर है। इस पर हम लोग क्या किए ना, इसके ऊपर थोड़ा हम सैंड रख दिए। सैंड रखा हुआ है। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या करेंगे ना, कब ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, कब एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, इसको समझिए। तो अभी अगर मैं ये जो सैंड रखा हुआ है ना, इसके ऊपर अगर मैं एक एक करके सैंड हटाऊं, एक पहले एक सैंड पकड़ू और हटा दूं, तो क्या होगा, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा, लगभग नहीं के बराबर। फिर एक सैंड उठाऊं, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर, एक्सपेंशन होगा। इसी तरह एक एक करके हम सैंड उठाते रहो, तो ये क्या होगा, पिस्टन जो होगा आपका धीरे 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 ऊपर उठेगा। ये जो प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ ना, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होगा, अगर मान लो कि इसके ऊपर एक सैंड का ब्लॉक बहुत सारा रखा हुआ है, ब्लॉक, तो हम लोग क्या करें ना, एक ब्लॉक को हम लोग क्या किए, पकड़कर उठा दिए, तो ये पिस्टन थोड़ा ऊपर चला जाएगा। दूसरा ब्लॉक उठा दिए तो ये पिस्टन और ऊपर चला जाएगा। तो दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ये स्लो प्रोसेस होते हैं, स्लो प्रोसेस। ये इट टेक्स लॉन्ग इंटरवल टाइम टू कंप्लीट इट। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, ये फास्ट प्रोसेस है, ये तुरंत कंप्लीट हो जाते हैं। एक चीज और, जैसे यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर एक, जैसे अगर इसका एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर देखो ये पी गैस लगेगा। अगर इसके अंदर कोई गैस रखा हुआ है तो पी गैस लगाएगा। पी गैस के कारण ही इसका एक्सपेंशन होगा। बाहर से क्या लग रहा होगा बताओ, इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा। तो एक्सटर्नल, ये जो पी गैस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। क्या बोला जाता है, ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइव कर रहा है, ये एक्सपेंशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। बट ये पी एक्सटर्नल क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिंग फोर्स बोला करते हैं, अपोजिंग फोर्स बोला करते हैं। ये अपोज कर रहा है, ये पिस्टन को उठने नहीं दे रहा है, एक्सपांसन होने नहीं दे रहा है। ये चीज समझ रहा है? चलो, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में जो होता है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस में ये जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ये जो पी गैस होता है, और ये पी एक्सटर्नल जो होता है, ये इससे थोड़ा सा, मतलब हम लोग बोलेंगे, अगर ये पिस्टन उठ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो पी गैस, ये जो ड्राइविंग फोर्स होगा, दैट इज ग्रेटर देन, दैट इज बिगर बाई इनफाइनेटेसिमली स्मॉल अमाउंट। ये छोटा, ये क्या, ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होगा। बट इस केस में अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में बोलूं, तो ये बोलूंगा पी गैस इज मच मच ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल। तभी तो ये पिस्टन जो होगा एकाएक ऊपर उठेगा। मतलब ऐसा कुछ सिनारियो है, ये 10 एटीएम, अगर मान लो कि पी गैस 10 एटीएम है, ये 1 एटीएम है, तो क्या होगा, ये तुरंत ये एकाएक ऊपर उठ जाएगा। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस आपको समझ में आया?
समझ में आ रहा है क्या रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है? तो पहला पहला पॉइंट लिखें, पहला पॉइंट लिखें, रिवर्सिबल प्रोसेस में लिखें। किस केस में, किस केस में? देखो देखो, इसमें इसमें हर एक मोमेंट पर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ऐसे बोल सकते हैं ना। हम इसको एक एक सैंड को हम उठा रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, ये धीरे से ऊपर उठेगा, सिस्टम सराउंडिंग के बीच इक्विलिब्रियम, फिर उठाया, सिस्टम सराउंडिंग के बीच इक्विलिब्रियम, फिर उठाया, सिस्टम सराउंडिंग के, मतलब इन रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम इज मेंटेन ईच एंड एवरी पॉइंट। बट इस केस में क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एकाएक यहाँ से क्या, मान लो कि इस तरह का हम 1 kg का ब्लॉक रख दिया, इसके ऊपर 1 kg, एक kg का ब्लॉक है, तो 1 kg मैं उठाऊंगा तो क्या हो, एकाएक ऊपर चला जाएगा। ये भी मैं बता दूं कि ये जनरल लाइफ में जो भी प्रोसेस होता है दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर्स। अच्छा मान लो कि आप जैसे घर में पानी गर्म करते हो, तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा हीट सप्लाई करते हो फिर बंद कर देते हो, नहीं ना। एकाएक हम लोग क्या हीट सप्लाई करते हैं कि पानी हम लोग चाहते हैं कितना जल्दी से जल्दी गर्म हो जाए। तो इन जनरल लाइफ जो भी प्रोसेस होते हैं दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ये क्या है, एक इमेजिनरी प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है कंप्लीट होने में, ये सब वगैरह। चलो तो इसमें पहला पॉइंट लिखें, these are very slow process, these are very slow process, very slow process, slow process and completed in a long interval of time, long interval of time। इधर लिख लो, these are fast process, these are fast process, fast process, fast process completed in a short interval of time, completed in a short interval of time। देखो यहाँ पर डायग्राम बना लो समझने के लिए, आपको याद रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज ड्राइविंग फोर्स। इधर से जो लगता है दैट इज कॉल्ड अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स ये क्या होगा, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो ये पिस्टन क्या होगा, थोड़ा धीरे से एक ही सब करे, यहाँ पर आ जाएगा कुछ, बट अगर यहाँ पर मैं बना दूं ये लिख लेना, इस केस में जो पी गैस होते हैं ये है आपका ड्राइविंग फोर्स और ये है आपका अपोजिंग फोर्स। बट इस केस में
ये जो पी गैस हैं और ये पी एक्सटर्नल हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये जो पी गैस हैं और ये पी एक्सटर्नल है ऑलमोस्ट इक्वल है। इसे में लिख लीजिए आप ये पॉइंट। फॉर ए रिवर्सिबल लिख लो इसमें, द ड्राइविंग फोर्स शॉर्ट में डीएफ लिख सकते हो, इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। द ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। फिर से लिखो, द अपोजिंग फोर्स क्या लिखा था? द ड्राइविंग फोर्स is greater than the opposing force. The driving force is greater than the opposing force by infinitesimally small amount. फिर से मैं बोल दे रहा हूं, द ड्राइविंग फोर्स is greater than the opposing force by infinitesimally small amount. थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका मतलब होता है, इसमें लिख लो, the driving force is much greater than the opposing force. इसमें लिख लें आप, रिवर्सिबल प्रोसेस में दीज आर इमेजिनरी प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में लिख लें, दीज आर इमेजिनरी प्रोसेस एंड डू नॉट ऑकर इन रियल लाइफ। Do not occur in real life. इसमें लिख ले, these are real process and occur in real life. रियल लाइफ में जो भी प्रोसेस होता है देखते हो आप, दे ऑल आर इरिवर्सिबल इन नेचर। उसके बाद लिखना है इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस में। देखो एक चीज यहां पर समझो, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या था, ये पिस्टन धीरे धीरे उठ रहा था, धीरे धीरे, मतलब हर एक पॉइंट पर जो पी एक्सटर्नल का वैल्यू था ये चेंज हो रहा था। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, पिस्टन एक झटके से ऊपर उठता है, झटका देकर, मतलब एक बार यहाँ था, एक बड़ा सा ब्लॉक उठाया, क्या होगा, पिस्टन झटका से ऊपर उठेगा। तो हम लोग बोलेंगे इस केस में जो पी एक्सटर्नल का वैल्यू होता है कांस्टेंट रहता है। ये बात ध्यान रखना, याद रखना ये चीज, ये क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। क्या चीज, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में ये जो पी एक्सटर्नल होता है, पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, चेंज करता रहता है। क्योंकि ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठा और रुक गया, इसका मतलब क्या होता है, ये जो पी गैस और पी एक्सटर्नल बराबर हुआ होगा। फिर हम थोड़ा सा ब्लॉक उठाएं, सैंड का ब्लॉक उठाएं, ये पिस्टन और ऊपर गया और रुक गया, इसका मतलब क्या होता है, फिर से पी गैस और पी एक्सटर्नल बराबर हो गया। मतलब हर एक पॉइंट पर मेरा जो
ये पी एक्सटर्नल है, चेंज होता रहता है। बट उस केस में क्या होता है ना, एकाएक यहां से उठाएं, एक बड़ा सा ब्लॉक उठा लिए, ऊपर गया, मतलब उस केस में बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट रहता है। समझे? तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, पी एक्सटर्नल जो होता है इसमें क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन रिवर्सिबल, वर्क डन रिवर्सिबल दैट इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा बताओ, माइनस, इन जनरल क्या होता है फॉर्मूला, पी एक्सटर्नल डीवी। हम पी एक्सटर्नल को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, पी एक्सटर्नल को बाहर निकाल सकते हैं नहीं, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। बट इस केस में क्या करूंगा, देखो तो ये ध्यान रखना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। बट इसमें नहीं निकाल सकते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, समझ में आया? उसके बाद लिखो, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। पहले उसके पहले नोट में एक पॉइंट लिख लो पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व। ये जैसे पता होगा आपको कि मान लो इस प्रोसेस का वर्क डन निकालना है, तो क्या होगा, ये पीवी कर्व है, तो इसके अंदर जो एरिया होगा ना, दैट विल डिनोट द वर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। ये जो एरिया देख रहे हो ना, यही वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर्स में मोस्टली हम लोग ज्यादा फोकस रिवर्सिबल प्रोसेस पर करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस पर करेंगे। जहां पर जरूरत होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको हम बताएंगे। फिर उसके बाद लिख लो कंपैरिजंस ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। कंपैरिजंस ऑफ वर्क डन, कंपैरिजंस ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड irreversible process। Comparisons of work done, comparisons of work done in reversible and irreversible process। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, फोर देखो, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब क्या, प्रेशर कम हो रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देखो अगर मान लो ऐसा ग्राफ, ये मान लो कि यहाँ पर 10 एटीएम था,
यहाँ पर ये 2 एटीएम एक्सपांसन हो रहा है। तो ये जो कर्व बना है ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बना है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये जो आपका है एक्सपांसन धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा है, हर एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे। ये पहले 10 एटीएम था, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, 10 एटीएम से घटा 9.8 हुआ, 9.7 हुआ, ऐसे धीरे धीरे मेंटेन हो रहा है और फिर जाकर अल्टीमेटली 2 एटीएम तक पहुंचाई। समझ रहे हो ना? तो ये जो कर्व देख रहे हो दैट इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ओके, ये चीज समझ में आ रहा है? अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, ऐसे समझो, ये 10 एटीएम पर है, एकाएक हम लोग क्या किए ना, एकाएक ये ऊपर गया, हम ब्लॉक हटाए ना, तो एकाएक ऊपर गया और ये 2 एटीएम पर जाकर रुक गया। समझ रहे हो? एकाएक 10 एटीएम था, ड्राइविंग फोर्स 10 एटीएम था, एकाएक ये ऊपर उठा और 2 एटीएम पर जाकर रुक गया। मतलब इस पॉइंट पर क्या होगा, ये 10 एटीएम पर शुरू में था, एकाएक ये क्या हो गया, 2 एटीएम पर आ गया। ये धीरे धीरे आ रहा था, एकाएक ये क्या हो गया, 2 एटीएम पर आ गया। तो ये इसके अंदर जो देखोगे और फिर क्या होगा, फाइनली वॉल्यूम यहाँ पर मेंटेन हो गया। मतलब इसके अंदर जो एरिया अंडर द कर्व होगा, ये कुछ ये वाला पोर्शन होगा। देखो ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैं बनाया हूं, दिस वन इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये एरिया अंडर द कर्व कुछ है, देखो किसका, इरिवर्सिबल। मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो वर्क डन होगा इतना होगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कितना होगा बताओ। ये पूरा इस कर्व के अंदर जो भी रीजन लाई करेगा, मतलब हम बोल सकते हैं ये जो वर्क डन आप देख रहे हो, ये जो वर्क डन पूरा आप देख रहे हो, ये क्या है, इरिवर्सिबल वर्क है। तो आप मुझे ये बताओ, एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होता है या इरिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होता है? रिवर्सिबल वर्क। रिवर्सिबल वर्क में देखो ना, ये पूरा रीजन है, इरिवर्सिबल वर्क में क्या है, मात्र इतना है। मतलब इतना वर्क ये जो देख रहे हो, इतना रीजन ज्यादा है, तो हम बोलेंगे रिवर्सिबल वर्क इज मोर इन एक्सपेंशन एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल वर्क। तो ये ध्यान रखना है। मतलब हम बोल सकते हैं यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे लिख लो, फॉर एक्सपांसन ये समझ में आ गया या ऊपर से चला गया? क्या नहीं समझे सर, क्या बोल रहे हैं? हाँ? समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, समझा रहा हूँ, पहले इसको बना लो, पहले बना लो फिर मैं समझाऊँ। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से समझ में आया, कंप्रेशन का समझो, नहीं आएगा तो फिर मैं एक्सपेंशन का समझूंगा। ध्यान से सुनना इसको। अच्छा, ये कुछ होता है।
देखो कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन मतलब क्या, प्रेशर आपका बढ़ रहा होगा, ऐसा कुछ ये होगा ना। ये मान लो कि यहाँ पर अभी है, ये भी मान लो कि 2 ATM है, और यहाँ पर मान लो ये 10 ATM है। तो ये जो कर्व बनाया है ये रिवर्सिबल प्रोसेस का है, रिवर्सिबल प्रोसेस का। तो अभी क्या होगा ना, पिस्टन नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये पिस्टन क्या होगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा। रिवर्सल प्रोसेस में क्या होता है, इट टेक्स लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम टू कंप्लीट इट। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सैंड का पार्टिकल्स इसके ऊपर डाल रहे हैं, एक डाले, दूसरा डाला, तीसरा डाला, फिर अल्टीमेटली क्या हो गया, अल्टीमेटली जब 10 ATM हो गया ना तो हम रुक गए। समझ रहा है ना, पहले हम शुरू किया 2 ATM से, 2 ATM से शुरू किया पहले, और फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे हम सैंड पार्टिकल्स डालना शुरू किए, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया, और अल्टीमेटली एक टाइम आया 10 ATM को अचीव कर लिया। ये चीज समझ में आ रहा है ना, 10 ATM को अचीव कर लिया। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हम लोग सैंड का पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, हटा रहे थे। तो ये क्या कर रहा था, 10 ATM से धीरे धीरे घटता घटता, और ये अल्टीमेटली जब 2 ATM आया तो रुक गया, हम लोग रुक गए, तभी तो एक्सपेंशन होगा। यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ना चाहिए, यहाँ पर प्रेशर घटना चाहिए। चलो, तो अभी इसके अंदर एरिया अंडर द कर्व क्या होगा बताओ, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा। देखो ये एरिया अंडर द कर्व होगा इसका, मतलब ये जो वर्क रिप्रेजेंट कर रहा है ये कैसा वर्क है बताओ, ये कैसा वर्क है, हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल, रिवर्सिबल वर्क है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ये एरिया है ना, ये जो रीजन्स है इट इज लाइंग अंडर रिवर्सिबल प्रोसेस, सो रिवर्सिबल वर्क है। इसी तरह यहाँ पर देखा था, ये जो पूरा रीजन था दैट इज लाइंग अंडर रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर लाई करता था, इसलिए जो पूरा है ना, पूरा इट इज रिवर्सिबल वर्क। पूरा ये देख रहे हो, जो ये पूरा जो ब्लैक कलर से बनाया हो ना, ये सब क्या है, रिवर्सिबल वर्क है। ये जो पूरा है अभी क्या, ये रिवर्सिबल वर्क है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इरिवर्सिबल तरीका से, इरिवर्सिबल तरीका मतलब क्या, इसके ऊपर हम लोग एकाएक क्या करेंगे, 1 kg का सैंड पार्टिकल डाल देंगे, तो क्या होगा, एकाएक ये क्या होगा, तुरंत क्या 10 ATM तक पहुंच जाएगा। इस केस में धीरे धीरे पहुंच रहा था, बट अभी क्या होगा, एकाएक ये सैंड पार्टिकल तुरंत 10 ATM पर पहुंच जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पर देखो, पहले हम इनिशियली यहाँ पर थे, 2 ATM पर था, एकाएक हम एक ब्लॉक डाला तो क्या होगा, एकाएक ये कुछ ऐसा पहुंच गया। देखो एकाएक हम 10 ATM तक पहुंच गए, 10 ATM तक पहुंच गए, और यहां पर इसको मिला दूंगा तो क्या होगा, देखो ये पूरा। ऐसे तो बोला जाता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम ग्राफ बना ही नहीं सकते, बट समझने के लिए यहाँ पर बना रहे हैं। जितना भी ग्राफ वगैरह देखते हो ना आप, दैट इज ऑल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। जो भी ग्राफ बना हुआ रहता है दैट इज मेनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस तो क्या होता है, एक झटका में कंप्लीट होता है। तो हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तब पर भी समझाने के लिए यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है। यहाँ पहले 2 ATM था, एकाएक 10 ATM चला गया। यहाँ पर देख रहे थे, पहले क्या था, 2 ATM था, एकाएक 10 ATM, पहले 10 ATM था, एकाएक 2 ATM तक पहुंच गया। फिर इसको मिला दिए, और इसके अंदर जो रीजन्स आया दैट विल रिप्रेजेंट द इरिवर्सिबल वर्क। तो यहाँ पर इरिवर्सिबल वर्क क्या होगा, देखो ये जो पूरा रीजन देख रहे हो ना आप, ये पूरा रीजन देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये जो ग्राफ देख रहे हो दिस वन इज इरिवर्सिबल। तो अभी आप ही बताओ मुझे कौन सा वर्क ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल वर्क। यहाँ पर क्योंकि इरिवर्सिबल वर्क के अंदर भी रिवर्सिबल वर्क लाई कर रहा है, इतना वर्क एक्स्ट्रा है। ये जो रीजन देख रहे हो ना, ये रीजन एक्स्ट्रा, इरिवर्सिबल वर्क ने इतना ज्यादा किया है। इस केस में देख रहे हो, ये जो वर्क है रिवर्सिबल वर्क ने इतना इरिवर्सिबल वर्क से ज्यादा किया है। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं,
for compressions magnitude of irreversible work is always greater than reversible work. बोल सकते हैं ना? तो ये ध्यान रखना, एक्सपांसन प्रोसेस में रिवर्सिबल वर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल वर्क, बट इन कंप्रेशन प्रोसेस इरिवर्सिबल वर्क इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल वर्क। और कैसे, लॉजिक से भी समझाया गया। आप समझ में आया या नहीं? जिनको डाउट था? यस सर, क्लियर। ओके, चलो लिख लिए। हो गया ये? तो यहाँ पर एक ओवरऑल यही ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस में जैसे बोलता है एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए मैक्सिमम वर्क पूछ लेता है, तो मैक्सिमम वर्क कौन वाला होगा बताओ? रिवर्सिबल वर्क वाला। अगर कंप्रेशन प्रोसेस के लिए मिनिमम वर्क बोलता है तो क्या निकालोगे आप? रिवर्सिबल वर्क निकालोगे। तो क्वेश्चंस में पूछता है तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये लिख देता हूं, फॉर एक्सपांसन प्रोसेस के लिए मैक्सिमम वर्क किसका होगा बताओ? रिवर्सिबल वाला। मिनिमम वर्क इरिवर्सिबल वाला। एंड फॉर कंप्रेशंस मैक्सिमम वर्क क्या होगा, किसका होगा? इरिवर्सिबल वाला। और मिनिमम वर्क ये लिख लो, ये ध्यान रखना, एटलीस्ट ये दोनों तो ध्यान रखना, ये पूछा करते हैं। कंप्रेशन प्रोसेस में मिनिमम वर्क बोल देगा निकालने के, तो कौन सा वर्क निकाले? रिवर्सिबल निकाले, इरिवर्सिबल निकाले, तो ये सब चीज वहां पर हेल्प करेगा आपको। पीछे वाला चीज पढ़कर आए हैं? बोले थे पढ़कर आए, नहीं टाइम नहीं था। पीछे वाला चीज पढ़े हो? अभी तो इतना अच्छा समझ में आ रहा होगा, चीजें फील हो रहा होगा, बट वही 2 क्लास के बाद फिर तो इसके यहाँ पर क्या चीज में मतलब फॉल्ट होता है? रिवीजन्स कोई भी कंपटीशन, चाहे आईएएस का ही तैयारी क्यों नहीं कर ले, तो उसमें रिवीजन्स प्ले वाइटल रोल। बोला जाता है ना कि आईएएस के लिए 20 घंटा 22 घंटा पढ़ना पड़ता है, पता है या नहीं? जो सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं, पढ़ता है, ऐसा मत बोलो, 20 घंटा पढ़ता है, 18-20 घंटा पढ़ता है, पता नहीं है आपको? जाओ दिल्ली जाओ, मुखर्जी नगर जाओ, दिल्ली में एक प्लेस है मुखर्जी नगर, कोई जानता है मुखर्जी नगर? मतलब दैट इज अ हब पॉइंट फॉर सिविल सर्वेंट बोला जाता है। वहां पर जो भी सिविल सर्वेंट का तैयारी जो करते हैं ना, मुखर्जी नगर हब है। जैसे कोटा इंजीनियरिंग का हब है, इसी तरह दिल्ली में मुखर्जी नगर दैट इज अ हब पॉइंट फॉर सिविल सर्वेंट। जो भी सिविल सर्वेंट जो होता है, यूपीएससी होता है, स्टेट पीसीएस होता है, तो वहां पर बच्चे रहकर वहां पर पढ़ाई करते हैं। और तो आप लोग को ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स बहुत डॉक्टर करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद भी सिविल सर्विसेज का तैयारी करने जाते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, अनअकैडमी का फाउंडर ही, हु इज द फाउंडर ऑफ अनअकैडमी? पता नहीं, कभी सर्च नहीं किए हो? तो अनअकैडमी का फाउंडर है रोमन सैनी। अगर उसको देखा जाए तो वो डॉक्टर है, मतलब 21 ईयर्स के एज में उन्होंने सिविल सर्वेंट का, जैसे अगर देखा जाए कोई बंदा ग्रेजुएट होता है 21 ईयर्स में होता है, अगर देखा जाए 21 ईयर, मतलब ये ग्रेजुएट जैसे एमबीबीएस का डिग्री लिया हो, उसके बाद जस्ट
उन्होंने आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई किया। यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बोला जाता है। ये वो जो रोमन सैनी है आपका, उसका फाउंडर दो है, रोमन सैनी और गौरव मुंजल। पहली बार नाम सुन रहे हो? रोमन सैनी का नाम नहीं सुने हो? चलो सर एक क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम में। हाँ, इन द केमिकल। तो ग्रुप में पोस्ट कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक, ओके सर। क्या 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 मतलब? देखो 17, हाँ तो 21, 22, 5 साल लगता है ना एमबीबीएस में। 4 साल या 5 साल लगता है? 5 साल। अच्छा 5 साल, 5.5 साल। तो जैसे ही ग्रेजुएट हुआ और उन्होंने इंट्रेंस दे दिया और मतलब जो यूपीएससी होता है ना, विद इन 1 ईयर प्रोसेस हो जाता है। फिर उन्होंने वहां पर जाकर ट्रेनिंग भी किया है। इसका ट्रेनिंग होता है, आपको पता होना चाहिए, मसूरी एक प्लेस है, इट इज इन उत्तराखंड। तो वहां पर जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं ना, उनका तैयारी मतलब ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग जो भी जैसे आईएएस हो गए हैं, आईपीएस के लिए हैदराबाद, वहाँ पर ट्रेनिंग होता है। तो वहाँ पर ट्रेनिंग देने के बाद फिर जैसे होता है भेज दिया जाता है। तो वो मतलब वो एमबीबीएस बहुत सारे ऐसे, उनका तो एक एग्जांपल बोला, बहुत सारे एमबीबीएस भी होते हैं। हाँ, आईआईटी से आपको पता होना चाहिए कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल सर्वेंट अगर टॉप 100 में देखोगे, टॉप 100 में 80 इंजीनियर ही रहेगा। क्योंकि इंजीनियर जो होता है बेरोजगार होता है बेरोजगार होता है तो क्या करे? तो उसको कुछ ना कुछ तो करना है ना। और देखो कुछ ना कुछ करना है। बहुत सारे इंजीनियर ऐसे भी हैं, बाबा बन के भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मतलब लाइफ जी रहे हैं। ये अगर नाम सुने हो, इस्कॉन टेम्पल्स का एक मैं जैसे वो दैट इज गौर गोपाल दास, वो भी देखोगे तो वो भी इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो जो इंजीनियर होते हैं ना, कोई भी डायरेक्शन देख लो, जिधर देख लो, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं भी इंजीनियर ही हूँ, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। तो देखो तो इंजीनियरिंग लोग जो होते हैं, इंजीनियर जो होते हैं ना, वो हर एक डायरेक्शंस में जाते हैं। चाहे वो आप सिविल सर्वेंट देख लो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की देख लो, जैसे एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, हर एक डायरेक्शंस में देखोगे इंजीनियर आपको मिल ही जाएंगे। हाँ, बैंक का इवन इंजीनियरिंग करने के बाद बैंक का भी तैयारी करते हैं। बैंक में जो पीओ होता है, ये सब का भी तैयारी करते हैं। और उसमें भी देखोगे इंजीनियर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको। क्योंकि कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग में मेनली होता है ना, प्लेसमेंट नहीं होता है, अच्छे प्लेसमेंट नहीं होता है। तो फिर क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो लाइफ में सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। तो चलो, और सिविल सर्वेंट का तैयारी में जुट जाते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जुट जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। 4 साल इंजीनियरिंग में पढ़ता है कौन? बता, इंजीनियरिंग में पढ़ता कौन है? नहीं, ये बताओ इंजीनियरिंग में पढ़ता क्या है? 4 साल वो मस्ती करता है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद उसका थोड़ा दिमाग खुलता है, फिर चलो कुछ ना कुछ करना है अब लाइफ में। तब नहीं खुलता है, तब खुल जाता तो बहुत पहले सक्सेस मिल जाता। और इंजीनियरिंग करने में पैसे भी खर्च होते हैं, लगभग 6-7-8 लाख रुपया खर्च होते हैं। तो टोटली देखोगे, अगर अच्छे कॉलेज में है तो वहाँ पर चलो प्लेसमेंट वगैरह मिल जाता है। जैसे कोई आईआईटी में है, एनआईटी में है, तो कुछ ना कुछ प्लेसमेंट वगैरह मिल जाता है। बट जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ प्लेसमेंट वगैरह बहुत कम होता है। तो क्या करेंगे वहाँ के जाने के बाद फिर थोड़ा दिमाग अपना खोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग करने के बाद उसका दिमाग बहुत मैच्योर हो जाता है मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई चीज पढ़ेगा ना, आप गलत डायरेक्शन में मत लो।
मतलब मैच्योर होना, अगर वो कोई चीज पढ़ेगा तो उसको एनालाइज करने का पावर आ जाता है। कुछ भी पढ़ेगा, एनालाइज करेगा और आगे बढ़ जाता है। चलो, तो मैं बोला था ना कुछ पूछूंगा, अब इसको आगे नहीं बढ़ाता हूँ। हेडिंग लिख लो वहां पर, एनालिसिस ऑफ वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेस। एनालिसिस ऑफ वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेस। जैसे इंजीनियरिंग करने में ये बोलता हूँ, इंजीनियरिंग करने में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है, लगभग हम लोग ना इंजीनियरिंग में लगभग 40 से 45 सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे। 40 से 45 सब्जेक्ट। किताब तो कभी पढ़ते ही नहीं थे। नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, कहने का मतलब डिफरेंट होता है। जैसे इंजीनियरिंग हो गया तो केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारा जैसे थर्मोडायनामिक्स मैं चाहूँ तो इसको 2 महीना 2.5 महीना पढ़ा सकता हूँ, बट आप लोग उतना पढ़ाऊंगा तो टाइम कहाँ है। तो हर एक जैसे थर्मोडायनामिक्स पूरा डिटेल्स में, प्रोग्रामिंग, इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है। हाँ, प्रैक्टिकल्स ये सब तो इंजीनियरिंग का पार्ट है ही, प्रैक्टिकल। हाँ, जनरल फर्स्ट ईयर जो होता है कि हर एक ब्रांच के लिए सेम होता है, फिर उसके बाद डिफरेंट जैसे ब्रांच वाला सब्जेक्ट आ जाता है। तो हर एक मतलब लगभग 40-45 सब्जेक्ट पढ़ा, मतलब इंजीनियरिंग। तो इतना पढ़ने के बाद तो दिमाग मैच्योर हो ही जाएगा ना। इतना 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 झेला है तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट। हाँ, ये भी फैमिली का प्रेशर्स भी है। देखो बिल्कुल सही बोला, फैमिली का प्रेशर्स भी रहता है कि चलो आपने इंजीनियरिंग में 5-6-7 लाख रुपया खर्च कर दिया तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और मेनली जो होते हैं इंजीनियर होते हैं जो कहीं ना कहीं से बैंक से लोन उठाते हैं, तो लोन उठाते हैं तो 4 साल के बाद बैंक भी आपके पीछे पड़ जाएगा ना। तो देखो सबसे अच्छा है कि आप लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर्स बन जाओ, कुछ ना कुछ अच्छे जगह चल जाओगे, डॉक्टर जाओगे, फिर 5 साल आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। क्या? अच्छा, हाँ। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, डॉक्टर बन जाओगे। देखो जैसे गांव में इवन अगर डॉक्टर अगर कुछ भी बन जाओ, एक क्लिनिक खोलकर भी बैठ जाओगे ना तो बहुत पैसा कमा लो। क्लिनिक्स, हाँ, इज्जत भी बहुत होता है। इज्जत, थोड़ा थोड़ा नेम फेम हो गया, अच्छा थोड़ा दवा वगैरह देना शुरू कर दिए। केमिकल इंजीनियर का जॉब बहुत है। हाँ, जॉब है। जैसे मैं भी मतलब लगभग 3-4 महीना काम किया हूँ, बट जो केमिकल जो इंडस्ट्री होते हैं तो उनके अंदर जो टेम्परेचर प्रेशर्स मेंटेन रहता है तो वो मेरे हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं था। मैं गया मतलब विदिन 2 और 3 मंथ वहाँ पे छोड़कर चला आया। मतलब जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गया, जो भी केमिकल कंपनी, दैट इज मेनली गुजरात साइड बहुत सारा है, गुजरात साइड है। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो अभी उधर काम कर रहे हैं, बट मैं जो है ना, मैं दूसरे तरफ मूव कर गया। दूसरे तरफ उधर भी बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा पैसे भी हैं। हाँ, इनिशियल फेज पर थोड़ा पैसे कम मिलेंगे, बट लेटर ऑन जैसे विथ एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा पैसे, पर्क्स ये सब मिलेंगे। तो हाँ, उधर भी बहुत सारा स्कोप है केमिकल इंजीनियर का भी, इवन एब्रॉड भी। हाँ, अब्रॉड भी है। तो पहले एक्सपीरियंस होगा, ऐसे तो आप चले नहीं जाओगे ना, तो एक्सपीरियंस होगा तभी कुछ आगे कर सकते हो उसमें भी। क्या? कहाँ से? यही, ये कॉलेज एक तो है यहाँ पर टेक्नो इंडिया, एक है आई एम। अच्छा, बैंगलोर में, हाँ बैंगलोर में भी बहुत सारा। बैंगलोर में तो एक एग्जाम होता है, कॉमेट एग्जाम होता है, कॉमेट एग्जाम के थ्रू मतलब क्या? हम्म, पंजाब साइड तो एक जैसे अच्छा, छत्तीसगढ़।
चलो, तो इसको हम अगले क्लास देखेंगे। मैं कुछ पूछ रहा था, आप लोग पढ़ कर आया या नहीं? ये जैसे नाइट्रोजन से, हाँ ये अगले क्लास में इसको प्रोसेस करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ इसका डेल्टा एच निगेटिव है, बता चुका हूं मैं। इस रिएक्शंस का डेल्टा एच निगेटिव है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशन मतलब प्रेशर हाई रखें, लो रखें, और टेम्परेचर हाई रखें या लो रखें टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्वेश्चन समझा या नहीं? ये अक्सर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले ये बताओ, प्रेशर के टर्म्स में बताओ मुझे। देखो हाई प्रेशर भी आ रहा है, लो प्रेशर भी आ रहा है। देखो कैसे सोचते हैं ये मैं बता देता हूँ। मैं बताया हूँ कि रिएक्टेंट साइड देखो 4 मोल है और प्रोडक्ट साइड 2 मोल। तो अगर आपका मोल कम रहा है, मोल कम रहा है मतलब वॉल्यूम भी क्या होगा? अगर इसको बढ़ाना है वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। वॉल्यूम कम होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए। तो हाई प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। प्रेशर हाई रखोगे तो वॉल्यूम कमेगा, वॉल्यूम कमेगा मतलब मोल्स कमना चाहिए, मतलब रिएक्शंस उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर मोल्स कम होगा। मोल्स कम होगा मतलब ज्यादा से ज्यादा अमोनिया फॉर्म होगा। ये प्रोसेस क्यों यूज करते हैं? टू मैक्सिमाइज द अमोनिया का प्रोडक्शंस कराने के लिए। अमोनिया इसी प्रोसेस से फॉर्म होता है। तो हम इंडस्ट्री में क्या चाहेंगे? हम नाइट्रोजन लगाएं और हाइड्रोजन लगाएं, मतलब ये क्या रॉ मटेरियल कहीं दूसरे से खरीदना पड़ता है। तो अगर हम अमोनिया ज्यादा से ज्यादा नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा? फिर दिक्कत है। आप फिर मार्केट में इसको सेल करोगे, कम अमोनिया होगा तो कम पैसे मिलेंगे आपको, यहाँ पर लॉस में चले जाओगे। आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किसी दूसरे इंडस्ट्री से खरीद कर ला रहे हो तो उसमें क्या पैसे लगते हैं। तो यहाँ से अगर अमोनिया का प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा? फिर आप लॉस में चले जाओगे, आपको बंद करना पड़ेगा इंडस्ट्री। तो अगर आप तो क्या करना पड़ता है ना, अगर आप प्रेशर हाई मेंटेन रखोगे तो अमोनिया का प्रोडक्शन क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा। अब इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर सोचो। टेम्परेचर देखो, ये डेल्टा एच निगेटिव का मतलब क्या होता है? हीट कंज्यूम होगा या इवॉल्व होगा? अच्छा, ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब होता है दिस वन इज इंडोथर्मिक, और डेल्टा एच निगेटिव का मतलब होता है क्या? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि प्लस हीट यहाँ पर है, हीट इवॉल्व हो रहा है। तो हीट इवॉल्व होगा तो क्या बताओ? रिएक्शंस को फॉरवर्ड मूव कराने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शंस उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर हीट इवॉल्व हो। तो ये टेम्परेचर लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा और प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? हाई प्रेशर। ये समझा? अगर हम चलो ये समझ गया। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाई प्रेशर्स एंड लो टेम्परेचर्स आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन हैबर प्रोसेस। ये लिखाया भी था आपको। तो पीछे जो पढ़ाया गया है उसको आप रिविजन्स करें। हाँ, क्या कोई दिक्कत है? चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। Thank you, sir. थैंक यू सर।